गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ने जा रहे हो एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स कि किसी मैट्रिक्स के ऊपर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं जिसको हम रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं। और ये आपके हैं 6 ट्रांसफॉर्मेशन है, 3 रो की हैं और 3 कॉलम की हैं। जो पहली 2 ट्रांसफॉर्मेशन है या पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि आप कोई भी 2 रो और कोई भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए इन्होंने क्या किया हुआ, एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया है। मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स आपको गिवन है। अब इन्होंने क्या किया, रो 1 और रो 2 के एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दिया, यानी कि रो 2 को रो 1 लिख दिया और रो 1 के एलिमेंट्स को रो 2 के एलिमेंट्स के रूप में लिख दिया। और इसको लिखने का ढंग क्या होता है, R1 इंटरचेंज्ड बाय R2। ये जो दोनों तरफ तीर का निशान है, इसका मतलब क्या है कि दोनों रो के एलिमेंट्स को, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आपस में चेंज किया हुआ है, रिप्लेस किया गया है। दूसरी जो आपकी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखिए क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाई ए नॉन जीरो नंबर। कि आप किसी भी रो या कॉलम को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। जैसे ये आपका एक मैट्रिक्स है, इन्होंने C3 को कैसे लिखा, 1/7 C3, कि जो कॉलम 3 है, कॉलम 3 को कैसे लिखा है, 1/7 से मल्टीप्लाई करके। तो ये देखिए यहाँ पे 1/7 बाकी एलिमेंट एज इट इज़ रखने हैं। जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई जानी है सिर्फ उसी को छेड़ना है, बाकी जो भी एलिमेंट होंगे उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। उसके बाद है तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन, या कह लीजिए पहली, पांचवी और छठी ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या है, addition of the element of any row or column the corresponding element of any other row or column multiplied by any non-zero number। कि आप किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ किसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करके, जैसे 7R3 लिख के, और उसमें कोई दूसरी रो आप ऐड भी कर सकते हो। यानी कि किसी रो को आप कैसे लिख सकते हैं, किसी दूसरी रो के एडिशन के रूप में, प्लस जिस भी रो के साथ आप एडिशन करने जा रहे हैं उसके साथ कोई नॉन जीरो एलिमेंट आप मल्टीप्लाई के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे इसके देखिए ये एक मैट्रिक्स है, इन्होंने 2/2 का एक मैट्रिक्स लिया है और उस मैट्रिक्स में इन्होंने क्या किया, रो 2 को कैसे लिखा, रो 2 में से सब्ट्रैक्ट किया गया। क्या सब्ट्रैक्ट किया गया कि रो 1 के जो एलिमेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके। अब रो 1 के जो एलिमेंट क्या है, सबसे पहली बात तो कि रो 2 पे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने जा रहे हैं तो रो 1 के एलिमेंट को नहीं छेड़ना, उसको तो एज इट इज लिखना है 1 2। तो देखिए इन्होंने वही काम किया है इसमें 1 2 को तो एज इट इज लिखा है। अब 2 - 1 को क्या लिखा है इन्होंने, रो 2 को लिखा है रो 2 - 2 रो 1, कि रो 1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 = 2, फिर उसके बाद रो 2 के एलिमेंट्स में से घटाया तो 2 - 2 0, तो यहाँ 0 आ गया। सिमिलरली इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 = 4 आ गया। तो -1 में से घटाना है क्या, 4, तो ये हो गया -5। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाए, या एक मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई स्केयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m माने या तो ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 कुछ भी हो सकता है। एक मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स होना जरूरी है to be found of the invertible matrices it must be square matrix। तो अब स्केयर मैट्रिक्स हमारे पास है, तो स्केयर मैट्रिक्स है ऑर्डर m का। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्केयर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, इसी प्रकार हमारे पास कोई दूसरा स्केयर मैट्रिक्स भी हो उसी ऑर्डर का, जैसे a और b, ये 2 मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों स्केयर मैट्रिक्स हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। ठीक है, आइडेंटिटी आप समझते हैं, अगर ऑर्डर 2 की बात हो रही है तो 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स आ गए। ऑर्डर 3 की अगर बात करें तो कैसा है, इस प्रकार से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो 2 मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन करने पर, मल्टीप्लाई जैसे भी करें, जैसे पहले मैट्रिक्स की दूसरे मैट्रिक्स के साथ करें या दूसरे मैट्रिक्स की पहले मैट्रिक्स के साथ करें, ये दोनों बराबर हों
और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो उसको हम बोलेंगे कि बी मैट्रिक्स जो है वो ए का क्या है, इनवर्स है, या ए जो है ए मैट्रिक्स बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। देखिए यहाँ लिखा भी होगा बी इज इक्वल टू ए इनवर्स या ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। उसके बाद है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स की दो। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जो है उसकी किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स के साथ करें, या पहले बी मैट्रिक्स ले लिया जाए फिर ए मैट्रिक्स के साथ करें, तो ये नॉर्मली ये दोनों इक्वल नहीं होते मैट्रिक्स। आपने देखा भी होगा पीछे जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे। लेकिन जब हम इन्वर्टेबल मैट्रिसेस की बात करें तो उस केस में क्या होता है कि दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन चाहे वो पहले मैट्रिक्स की दूसरे के साथ करें या दूसरे की पहले के साथ करें, तो ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। अब इसमें जो अगली थ्योरम है वो क्या है कि किसी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो एक इन्वर्स होगा, दो इन्वर्स नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए अगर बी ए का इन्वर्स है तो उससे क्या होगा बाय डेफिनेशन कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यही होगा। अभी हमने पढ़ा ऊपर कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी के इक्वल आता है तो दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है। अब हम मान लेते हैं कि सी बी ए का इन्वर्स है, तो इस केस में क्या होगा, ए सी बराबर सी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बी की अगर बात करें, देखो बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी की वैल्यू तो 1 नहीं होती है ना। तो जैसे 2 कोई नंबर है तो 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आइडेंटिटी की जगह यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए सी या सी ए है, तो यहाँ पर मैंने ए सी लिख दिया। उसके बाद बी और ए को इकट्ठा कर लिया, सी को बाहर ले लिया। अब बी ए किसके इक्वल है, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल है, तो यहाँ आइडेंटिटी लिख दिया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जब सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। यानी कि मैट्रिक्स सी की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आएगा। तो आपने यहाँ देखा कि बी लेके चले थे और ये किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया, तो बी और सी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी कि जब मैंने ये माना कि सी भी क्या है, ए का इन्वर्स है, तो आपने ये प्रूव कर दिया सी और बी दोनों एक ही है। यानी कि एक से ज़्यादा किसी भी मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स नहीं होगा। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिसेस मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, कि ए और बी जो है वो किसी दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो अगर उन दोनों का इन्वर्स देखें, अगर दोनों का प्रोडक्ट का इन्वर्स, यानी कि ए बी इस सारे का इन्वर्स जो होता है वो किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यानी कि सेकंड वाले का पहले इन्वर्स आएगा इंटू फर्स्ट वाले का बाद में आएगा। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा इसमें देखें इसको प्रूव कैसे करना है, हमने यहाँ पे ले लिया कि ए बी जब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये ए बी मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, ऑब्वियस आइडेंटिटी के इक्वल होगा। बी ए है मान लीजिए और उसका इन्वर्स है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आइडेंटिटी बचेगा ना। तो ऐसे ही ए बी एक मैट्रिक्स है और ए बी का इन्वर्स दूसरा मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। उसके बाद क्या किया इन्होंने, दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। तो पहले का मतलब इस साइड लेफ्ट साइड में, पोस्ट की बात होती तो इस साइड में करता। तो दोनों तरफ लेफ्ट साइड में इन्होंने ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, ताकि ए इन्वर्स को ए से कैंसिल किया जा सके। अब ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होएगा, आइडेंटिटी बी इंटू ए बी इन्वर्स, तो ये एज इट इज़ पड़ा है बी इंटू ए बी इन्वर्स। फिर इन दोनों, अच्छा ए इन्वर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए इन्वर्स। अब इन्होंने बी को ख़त्म करने के लिए क्या किया, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई बी इन्वर्स कर दिया। अब बी इन्वर्स से बी कैंसिल हो जाएगा, आइडेंटिटी बचेगा, तो यहाँ बचा ए बी इन्वर्स और यहाँ आ गया बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। यानी कि ए बी इन्वर्स किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स।